तुम आर्य सिंघानिया के दिल की धड़कन हो, जिसके सहारे मैं जिंदा हूं। अगर तुम ही मुझसे नजरें फेर दोगी तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा तानिया। ये कहते हुए उसने तानिया को अपने सीने में छुपा लिया और तानिया ने भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर आर्य के सीने पर रख दिया। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। जब आर्य को उसकी कोई हलचल मालूम नहीं हुई तो वो तानिया से अलग हुआ। शायद दवाइयों के असर से वो सो चुकी थी। आर्य ने आहिस्ते से तानिया के माथे को चूम लिया और उसे बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद वो उसके बगल में लेट गया। आज उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। तानिया की बातों से वो समझ गया था कि उसने तानिया को डीपली हर्ट किया है। उसे ये एहसास करवाया है कि वो अभी भी इस दुनिया में अकेली है। आर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तानिया के चेहरे पर दोबारा स्माइल कैसे लाए। यही सब सोचते हुए उसने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह तानिया ब्रेकफास्ट रेडी करके अनिल जी के कमरे में आई, उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए। तब वो एक बुक पढ़ रहे थे। तानिया ने उन्हें नीचे आने के लिए कहा, पर अनिल जी ने उसे रोक लिया। बेटा यहाँ आओ। तानिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या हुआ डैड, सब ठीक है? वो अनिल जी से अपनी तकलीफें, अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रही थी। पर भला एक डैड से अपनी बेटी की तकलीफें कभी छुपी हैं क्या, जो अब छिप जाती? अनिल जी समझ गए कि उनकी बेटी को किसी ने डीपली हर्ट किया है। तानिया अनिल जी के बगल में बैठ गई। अनिल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बताओ क्या बात है, मुझे पता है कि तुम दुखी हो। तानिया फिर से अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश करते हुए अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाकर, नहीं तो डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर उसके गालों पर आ गई। तानिया ने जैसे ही एक तरफ के आंसू को झट से पोंछा, अनिल जी उसके दूसरे गाल के आंसू को पोंछते हुए बोले, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, वो अपने डैड से कोई भी बात नहीं छिपाती थी। अनिल जी का इतना कहना था कि तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अनिल जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनिल जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगे। उन्हें तो तानिया को देखकर ही पता चल गया था कि वो ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक तानिया यूं ही सिसकती रही और अनिल जी प्यार से उसके सिर को सहलाते रहे। फिर जब तानिया थोड़ी में शांत हुई तो अनिल जी ने पानी का ग्लास तानिया की तरफ बढ़ाकर उसे पानी पिलाया और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटा, एक पिता से अपने बच्चे की तकलीफ नहीं छुपती और मैं अपनी बेटी से नाराज भी हूं। मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है और उसने अपने डैड को बताना भी जरूरी नहीं समझा। बताओ बेटा, क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या तुमसे? तानिया ने ना में सिर हिला दिया और अनिल जी की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। इतना कहते हुए वो फिर से रोने लगी। अनिल जी उसे अपने सीने में छिपाते हुए उसे शांत कराते हुए बोले, मॉम, नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा ये पिता हमेशा तुम्हारे साथ है और वो अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अनिल जी तानिया के फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानते थे। वो ये भी जानते थे कि तानिया जब 2 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और किस तरह से उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने उसे टॉर्चर किया। इन सब के बारे में भी वो जानते थे। पर अनिल जी ये भी महसूस कर रहे थे
कि हो न हो जरूर कोई और बात भी है जो तानिया उनसे छिपा रही है। पर उन्होंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे ये कहकर भेज दिया कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। युवान अनिल जी के कमरे के बाहर ही खड़ा था। उससे तानिया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अनिल जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। युवान अनिल जी के बगल में बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए अनिल जी बोले, बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर किसी ने उससे कुछ कहा है। युवान ने एक नजर अनिल जी को देखा, फिर आर्य और तानिया की सारी बातें उन्हें बताने लगा। किस तरह वेद के किडनैप होने पर आर्य ने सारा ब्लेम उसके सिर पर डालकर उसे कितना कुछ सुना दिया था। ये सुनकर अनिल जी का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। अनिल जी सामने की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि तानिया जरूर किसी की बात से हर्ट हुई है, पर वो तुम्हारा भाई ही होगा, ये नहीं सोचा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की। आने दो उसे, आज मैं उसकी खबर लेता हूं। ये कहते हुए अनिल जी कमरे से बाहर आकर ब्रेकफास्ट की टेबल के पास चले गए और युवान मन ही मन बोला, आज तो आर्य भाई गए। दूसरी तरफ रसावत इंडस्ट्रीज। अनय अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने सभी डिपार्टमेंट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रहा था। उसे इन्हीं में से किसी एक को अपना पीए सिलेक्ट करना था, क्योंकि उसकी पीए मिस शिवानी पर अटैक होने के बाद उनको काफी टाइम लगने वाला था दोबारा ऑफिस ज्वाइन में। दृष्टि की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हुए अनय स्माइल करने लगा और बोला, That's right. ये चैटर बॉक्स काम के मामले में बहुत हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मेरे साथ आंख मिचौली खेलती है। दृष्टि, अब तो तुम ही मेरी पीए बनोगी। अब मैं भी देखता हूं कि मेरे साथ तुम कितना आंख मिचौली खेलती हो। फिर वो मीटिंग हॉल में गया जहां सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। दृष्टि ने तो ऑफिस से छुट्टी लेने की भी कोशिश की थी, पर आज उसे किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। वो भगवान से मन ही मन प्रे कर रही थी कि पीए न बने, और थोड़ी देर में ही रिजल्ट सबके सामने आ गया और बेशक पीए दृष्टि ही सिलेक्ट हुई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे तो अनय पर पूरा यकीन हो गया था कि अनय ने उसे बदला लेने के लिए उसे ही पीए सिलेक्ट किया है। वो अपनी सीट पर खड़े होते हुए बोली, थैंक यू फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर, पर मैं इस पोस्ट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। अनय सबकी तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस मेहता। मैंने बहुत सोच समझकर यह डिसीजन लिया है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मेरे इस डिसीजन से एग्री नहीं करता। इसके बाद तो जैसे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। और वैसे भी सब दृष्टि के पीए बनने से खुश ही थे, क्योंकि वो इसकी पूरी पूरी हकदार थी। सबने दृष्टि के लिए जोरदार तालियां बजाईं। अगर कोई नाखुश था तो वो थी मिस साइना मलिक, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो अपनी जलती आंखों से दृष्टि को घूर रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अनय की पीए तो वही बनेगी, पर अब उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। सबने दृष्टि को बधाई दी पीए बनने की। अनय मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए बोला, कैबिन में मेरा वेट करो, I'll be there in 10 minutes. अब दृष्टि उसकी पीए थी तो उसे अनय के साथ ही काम करना था और ऑफिस का ज्यादातर वक्त उसके साथ रहते हुए ही बिताना था। दृष्टि उसके कैबिन में गई और अनय का वेट करने लगी। आज से पहले उसे कभी इतनी बेचैनी नहीं हुई थी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी घबरा क्यों रही है। उसने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी दृष्टि, यू आर स्ट्रांग। तुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनय केबिन में एंटर हुआ। दृष्टि को बेचैन देखकर उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। वो दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मिस दृष्टि, तुम तो मेरा इस तरह से इंतजार कर रही हो जैसे ये ऑफिस का कैबिन नहीं बल्कि हमारी फर्स्ट नाइट का बेडरूम है। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को घूरने लगी और बोली, मिस्टर रजावत, आप इतने बेशर्म हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे। अनय डेविल स्माइल करते हुए दृष्टि के पास जाने लगा, पर इससे पहले ही दृष्टि चेयर से उठ खड़ी हुई और दीवार की तरफ पीछे हटने लगी। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे किस तरह की बातें करूंगा? दृष्टि पीछे हटते हुए और हकलाते हुए बोली, दूर दूर रहिए मुझसे, समझे आप? पर अनय पर उसकी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दृष्टि के पास पहुंचकर अपने हाथ को दीवार पर टिकाकर उसकी तरफ झुकने लगा। इससे दृष्टि की दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गईं और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनय ने पहले तो उसके इस डरे हुए फेस की एक फोटो अपने मोबाइल में कैप्चर किया और कहा, तुम अपने छोटे से दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा, और एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि जब तक मैं इस ऑफिस में हूं तब तक मेरी पीए तुम ही रहोगी। अंडरस्टैंड? दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, ओके सर। चलो अब पहले अपने और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, फिर हम काम शुरू करते हैं। फिर कॉफी की सिप लेने के बाद दृष्टि उसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाने लगी। दूसरी तरफ अनिल जी आज बेसब्री से आर्य का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आर्य को फोन करके पहले ही घर जल्दी आने के लिए कह दिया था। आर्य ने इसका रीजन भी पूछा था, लेकिन अनिल जी इस पर उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे जल्दी आने के लिए कहकर फोन काट दिया था। शाम का वक्त। आर्य आज अपने टाइम से पहले घर आ चुका था और आते ही सीधा अनिल जी के कमरे में चला गया। अंदर आते ही अपने डैड का सख्त चेहरा देखकर वो समझ गया कि कोई जरूर सीरियस बात होगी। अनिल जी ने उसे बैठने के लिए कहा। आर्य बैठ गया और उनकी तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, कहिए डैड, आपको क्या बात करनी थी? सब ठीक तो है ना? अनिल जी आर्य की तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। डैड मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आर्य। डैड आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज साफ साफ कहिए ना। अनिल जी तानिया की बात आर्य के सामने रखते हुए सख्त होकर आर्य से बोले, आर्य तुमने तानिया को क्या समझ रखा है? क्या वो कोई पैसे लेकर वेद का ख्याल रखने वाली मैड है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी तीखी बातों से वो अंदर तक टूट गई है। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से तानिया से बात करने की? अनिल जी आज आर्य के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे। आर्य गिल्ट भरे चेहरे से उनके सामने चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उससे गलती हुई थी और उसके सामने और कोई नहीं, उसके डैड ही थे जो उसे सुना रहे थे। आर्य गिल्ट भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी डैड, मुझे मेरे के पर बहुत पछतावा है। मैं वेद की फिक्र में भूल गया था कि वो भी तो वेद की माँ है। डैड मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तानिया का मुझे इग्नोर करना जायज है, क्योंकि मैंने ही तो उसे ये एहसास करवाया है कि वो इस दुनिया में अकेली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तानिया को वापस से ठीक कैसे करूं। उसकी खामोशी हर वक्त मेरे सीने को चिढ़ने का काम करती है। डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूं,
पर पता नहीं कैसे मैं उस दिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। पर डैड, ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज डैड, इसके लिए आप भी मुझे माफ कर दीजिए। क्या अनिल जी अब आर्य को माफ करेंगे या तानिया को नॉर्मल करने में उसकी मदद करेंगे? क्या करेगा अब आर्य तानिया के लिए? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में। ओनली हाई रेटेड स्टोरी।